सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की खबरों की। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार ने कार्य संभाल लिया है। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जहां विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण करने खुद पहुंच रहे हैं, वहीं अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल, सचिवालय विभाग एवं निगरानी विभाग के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को मंत्रिमंडल, सचिवालय विभाग एवं निगरानी विभाग के कार्यों को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उसके आधार पर कार्यों को तेजी से पूर्ण करें। पटना में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी के क्राइम बुलेटिन पर प्रतिक्रिया दी। सम्राट चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी का भाजपा की नींव हिलाने वाला बयान बेबुनियाद है, क्योंकि बंगाल में भाजपा लगातार मजबूत हुई है। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने वहां 3 से बढ़कर 77 विधायक बनाए हैं और आने वाले चुनाव में भाजपा की सरकार बनने की पूरी संभावना है। बिहार की कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सुशासन दिया है, लेकिन अपराध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सरकार ने संगठित अपराध पर कार्रवाई की है, फिर भी कई घटनाएं चिंता का विषय हैं और इन्हें रोकने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। 400 अपराधियों की हिट लिस्ट पर कार्रवाई को लेकर सम्राट चौधरी ने बताया कि इस मामले की जानकारी कोर्ट को दे दी गई है। जैसे ही आदेश मिलेगा, अपराधियों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। सरकार पूरी तरह इसके लिए तैयार है। लगातार नीतीश कुमार जी ने सुशासन दिया है, अपराध समाप्त नहीं हुए, अपराध पर कार्रवाई हो रही है और नीतीश जी ने सुशासन दिया है। बार बार कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म किया है, आपराधिक घटना हो रही है, चिंता का विषय है और आगे उसको भी ठीक करना है। इस पर सरकार पहल, वो तो कोर्ट न्यायालय को तय करना है, न्यायालय को समर्पित किया गया है। अभी जैसे ही आदेश मिलेगा सबकी संपत्ति को जब्त करेंगे। बसपा सांसद रामजी गौतम ने पटना में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आचार्य रामभद्राचार्य का आरक्षण खत्म कर देना चाहिए वाला बयान पूरी तरह असंगत है, क्योंकि वे किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं। सांसद ने स्पष्ट कहा कि संविधान का फैसला संसद करती है, किसी व्यक्ति का निजी विचार इससे बड़ा नहीं हो सकता। बहुत लोग कुछ भी कह देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे हमारे गुरु हो गए। 6 दिसंबर को संविधान दिवस भी है, उसके बारे में बात करिए। इन चीज़ों के बारे में क्या बात करूँगा। हम आज संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज पूरा देश जो संविधान को अपना मानता है, जो लोग संविधान को मानते हैं अपना, जिनकी आवाज़ संविधान है, जिनकी ताकत संविधान है, जिसकी वजह से वो आज आगे बढ़ रहे हैं, तो आज सभी लोग अपने संविधान दिवस पर संविधान को और बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। हम उसको लेकर के आज खुश हैं, बाकी चीज़ों पर बात नहीं करेंगे। देखिए, आकाश आनंद जी चुनाव के बाद पहली बार आए हैं, तो तमाम कार्यकर्ताओं को आभार देने के लिए कि हमने अपना वोट ऑफ परसेंट भी बढ़ाया है और हम एक सीट जीत करके भी लाए हैं और निश्चित तौर से एक नई चिंगारी हमारे लिए है और बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी होप है बिहार के अंदर बीएसपी के लिए। रोहतास जिला के सासाराम से खबर सामने आई है। नसीरगंज थाना क्षेत्र के बढ़िया गांव में संचालित एक नाच पार्टी से पुलिस ने 17 लड़कियों को रेस्क्यू कराया है। पुलिस के अनुसार रेस्क्यू की गई लड़कियों में से 10 लड़कियां छत्तीसगढ़ की हैं, जबकि अन्य 7 लड़कियां बिहार के अलग अलग जिलों की रहने वाली हैं। बताया जा रहा है कि बिहार में शादी विवाह के सीजन में नाच पार्टी में काम कराने के लिए इन लड़कियों को यहाँ लाया गया था। रोहतास जिले में अलग अलग इलाकों में कई नाच पार्टियां संचालित होती रही हैं, जिनमें अन्य राज्यों से भी नर्तिकाओं को बुलाया जाता है। रोहतास पुलिस ने इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई की और नाच पार्टी से इन 17 लड़कियों को सुरक्षित मुक्त कराया। रेस्क्यू के बाद पुलिस ने इन लड़कियों को महिला कल्याण संगठन को सौंप दिया है। बेतिया पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मझौलिया थाना क्षेत्र के पारस पकड़ी मुख्य सड़क पर वाहन चेकिंग के दौरान 12 किलोग्राम चरस के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद चरस के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 2 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान जयप्रकाश शाह के रूप में हुई है, जो नेपाल के पोखरिया जिले का रहने वाला है। बेतिया सदर
एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से एक तस्कर बड़ी मात्रा में चरस लेकर बेतिया आया है। इसी सूचना के आधार पर मझौलिया थाना क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान जैसे ही तस्कर ने पुलिस को देखा, वो अपने बैग में चरस लेकर भागने लगा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीछा किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि इंडो नेपाल बॉर्डर का उपयोग कर ये तस्कर नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करते हैं। नवादा जिले के मुफस्सिल थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों से ठगी करते थे। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान राहुल कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये साइबर अपराधी फेसबुक पर लड़कियों के नाम से फर्जी आईडी बनाते थे। ये लोगों को लड़की से बात कराने का झांसा देते थे और इसके लिए पहले अपॉइंटमेंट के नाम पर 499 मांगते थे। जैसे ही कोई व्यक्ति इनके जाल में फंस जाता, ये धीरे धीरे उनसे और पैसे ऐंठना शुरू कर देते थे। इतना ही नहीं, आरोपी लोगों को लोन दिलाने और उसके कमीशन के नाम पर भी ठगी करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 11 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसडीपीओ ने बताया कि इन मोबाइलों में अलग अलग फेसबुक आईडी बनाए गए थे, जिनका इस्तेमाल ठगी के लिए किया जाता था। गिरफ्तार सभी साइबर अपराधियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सुपौल जिले में बेखौफ अपराधियों ने त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में देर शाम मेहसुआ पोखर के पास घात लगाए बैठे 2 बाइक सवार अपराधियों ने गल्ला व्यवसायी शशिरंजन चौधरी पर ताबड़तोड़ 4 राउंड फायरिंग कर दी। बताया गया है कि शशिरंजन चौधरी खाना खाकर घर लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने उन पर हमला किया। गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोग दौड़े और गंभीर रूप से घायल व्यापारी को तुरंत अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज पहुंचाया गया, जहां उनकी नाजुक हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया। डॉक्टर उमेश मंडल ने बताया कि घायल को 4 गोलियां लगी हैं, स्थिति बेहद गंभीर है। घटना की पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा कि अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है और आसपास के सभी रूट खंगाले जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इस मार्ग पर रात्रि गश्त की कमी के कारण अपराधियों के हौसले बढ़े हैं। उन्होंने पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की है। अब बात करेंगे झारखंड के खबरों की। चाईबासा के कोल्हान विश्वविद्यालय में 6ठा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने स्तर 2021 से 2024 तक के उपाधि धारकों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर कुल 97,336 विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की ओर से डिग्री प्रदान की जानी है, जिनमें से बाकी उनके संबंधित कॉलेज में दी जाएगी। राज्यपाल ने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोल्हान की धरती अपनी प्राकृतिक संसाधनों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विशिष्ट जनजातीय परंपराओं के कारण पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखती है। उन्होंने कहा कि यहाँ के युवाओं में अपार प्रतिभा और आगे बढ़ने की अद्भुत क्षमता है। राज्यपाल ने कहा कि नई राष्ट्र शिक्षा नीति 2020 भारतीय ज्ञान परंपरा, कौशल आधारित शिक्षा और आधुनिक तकनीकी शिक्षा को समावेशित कर उच्च शिक्षा को नई गति दे रही है। कोल्हान विश्वविद्यालय इन संकल्पों को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। छठे दीक्षांत समारोह के इस गरिमामय अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। आज का दिन विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिन्होंने कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण के साथ अपनी शैक्षणिक यात्रा पूर्ण की है। मैं उन सभी उपाधि धारकों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं उन अभिभावकों और उनके समर्पित गुरुजनों को भी बधाई देता हूँ जिनके मार्गदर्शन में संभव हो सका है। कोल्हान की धरती अपनी प्राकृतिक संपदा, विविध सांस्कृतिक विरासत, जनजातीय परंपराएं और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जानी जाती है। इस क्षेत्र के युवाओं में अपार प्रतिभा, संघर्षशीलता और आगे बढ़ने की अद्भुत क्षमता है।
झारखंड में कोयला कारोबारियों के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई के बाद अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद जिले में कोयले की लूट पर चिंता जाहिर करते हुए ये दावा किया है कि इस लूट का संचालन अब जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में उन्होंने पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता करते हुए ये भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लेना चाहते हैं। इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कोयला माफियों को उनका संरक्षण मिल रहा है। अभी आपने देखा कि जहां जहां केंद्र को गड़बड़ी मिली थी उसमें तो वो एडी वगैरह छापा किया ही है, आगे भी करेगी। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ जो इस प्रकार से इलीगल कारोबार और सरकार के संरक्षण में जहां एसएसपी से लेकर के सारे पुलिस पदाधिकारी अगर शामिल हो तो फिर केंद्र क्या करेगी? सीसीएल या बीसीसीएल के लोग क्या कर पाएंगे, कितना क्या कर पाएंगे? बाकी जहां जो उनके अधीन में है, तो आप सबने देखा होगा कि पिछले दिनों ईडी ने छापामारी की कई जगहों पर। लेकिन अगर कोई इलीगल कहीं उत्खनन हो रहा है, इलीगल ट्रकें पार्क करवाई जा रही है, तो इस काम को तो रोकना राज्य सरकार का काम है, राज्य के पुलिस प्रशासन का काम है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा बीएलओ को लेकर दिया गया विवादित बयान से प्रदेश भाजपा में नाराजगी और बढ़ती ही जा रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन के साथ केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने भी हेमंत सरकार से स्वास्थ्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की है। इसी बीच भाजपा के मुख्य सचेतक सह विधायक नवीन जायसवाल ने भी हमारी संवाददाता से बातचीत में खुलकर आवाज उठाई। साथ ही उन्होंने आगामी शीतकालीन स्तर को लेकर भाजपा की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की। बिहार में एनडीए गठबंधन की जीत को एसआईआर की जीत कहते हुए झारखंड महागठबंधन तरह तरह के हमले कर रही है। इसी कड़ी में हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने न सिर्फ एसआईआर बल्कि बीएलओ को लेकर जो बयान दिया, इस पर झारखंड विपक्ष द्वारा सवाल खड़ा किया गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ ने भी मुख्यमंत्री से खुद आग्रह किया है कि कार्रवाई की जाए स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ। इसी कड़ी में हमारे बीच बात करने के लिए इस वक्त भाजपा के मुख्य सचेतक और विधायक नवीन जायसवाल है। आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। देखिए, जिस तरह का मंत्री होकर इरफान अंसारी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा जो बीएलओ घर पर एसआईआर के लिए सर्वे में जाएगा उसको बंधक बना लेना चाहिए और उनको फोन करना चाहिए और उसके बाद वो आके छुड़वाएंगे। तो मेरा सबसे पहला माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, ऐसे मंत्री जो जिम्मेवार पद पर झारखंड सरकार में हैं उनको अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। दूसरी बात, जो इन्होंने दंगा फैलाने के लिए और सरकारी पदाधिकारी को जान से मारने का धमकी देने के आरोप पे तुरंत वहां के एसपी को इनके ऊपर केस फाइल करना चाहिए। चुनाव आयोग से मेरा आग्रह निवेदन होगा कि ऐसे जो गरिमा पद पर मंत्री इरफान अंसारी हैं उनको तत्काल नोटिस देकर संवैधानिक कार्य में बाधा डालने का चुनौती देना चाहिए। और इस तरह जो भावना लोगों के बीच और दुष्प्रचार करने का प्रयास इरफान अंसारी के द्वारा किया जा रहा है, इससे बड़ा और दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। सवाल और है सर, जैसा कि बार बार उनका कहना है कि एसआईआर करने के तरीके से उन्हें आपत्ति है। अभी हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने भी कहा कि उन्हें एसआईआर से आपत्ति नहीं, एसआईआर करने के तरीके से आपत्ति है। स्वास्थ्य मंत्री फिर से उन्होंने आज सुबह भी यही हर जगह पर सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा उन्हें इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तरीका है, जो लोगों को ठगा जा रहा है, ऐसा उनका कहना है कि एसआईआर के नाम पर ठगा जा रहा है। देखिए, गोल गोल बोलने से कुछ नहीं होगा। अब एक बार जुबान से जो बात निकल गई वो निकल गई। अब अवैध रूप से आ रहे हैं, गलत तरीका से फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो उनका एडवाइस क्या, वो चुनाव आयोग में लिख के दें जो उनका एडवाइस और सुझाव है। और इस तरह का बयान देकर मंत्री अपने जिम्मेवारी से नहीं मुकर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे बीच भाजपा के मुख्य सचेतक और विधायक नवीन जायसवाल नजर आए। उन्होंने तमाम मुद्दों पर आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान रखने की बात की। उन्होंने कहा राज्य के तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे कि रोजगार के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर आवाज उठाई जाएगी। भ्रष्टाचार से जुड़े कई मुद्दे हैं जो उन्होंने गिनवाए हमारे बीच। और
साथ ही स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयानों को लेकर जो भाजपा में नाराजगी है, इसे लेकर जो आवाज उठी है, देखना होगा क्या वाकई में इस पर आगे सरकार द्वारा कोई पहल की जाएगी। फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति, रांची से। नमस्कार। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर शाम एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता एक युवक के साथ मंगलवार एक आम बागान में गई थी। इसी दौरान अंधेरे और सुनसान जगह का फायदा उठाकर कुछ युवक वहां पहुंच गए। पहले सभी ने महिला के साथ मौजूद युवक के साथ मारपीट की और उसे डराकर भगा दिया। इसके बाद युवकों ने बारी बारी से महिला के साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गए। घटना की खबर मिलते ही नगर थाना पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी शुरू कर दी। तेज कार्यवाही के चलते कई आरोपी देर रात तक पकड़े जा चुके थे। आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ जारी है। सीसीएल बीकेंडे क्षेत्र के बंद कोयला खदानों के पास स्थित चरकंपनिया का जंगल वर्षों से अवैध खनन का हॉटस्पॉट बना हुआ है। खनन कर निकाले गए कोयले को जंगल से सीधे बाइक सवार अवैध कोल डिपो, ईंट भट्टों और रात में खुली कोल फैक्ट्रियों में सप्लाई किया जाता है। धंधे में शामिल लोगों के अनुसार बाइक चालकों को हर महीने तय एंट्री फीस चुकानी पड़ती है, जबकि बड़े डिपो संचालकों को भारी रकम देनी पड़ती है। पुलिस, सीसीएल और वन विभाग द्वारा लगातार छापेमारी के बावजूद अवैध कोयला खनन बंद नहीं हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चर कंपनियां के जंगलों में बने सुरंगों में भी धनबाद जैसा हादसा हो सकता है, जहां कुछ महीनों पहले कोयला खदान में धंसने से कई लोगों की जान गई थी। लोग बेखौफ अपनी जान की परवाह किए बिना सुरंगों से कोयला निकाल रहे हैं। गांधीनगर थाना क्षेत्र के जरीडीह बाजार के एक ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े छीनताई की कोशिश करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जीडी बाजार के आदित्य ज्वेलर्स में बाइक सवार दो अज्ञात व्यक्तियों ने छीनताई जैसी घटना को अंजाम देने के मकसद से लगभग सुबह 11 बजे, जब दुकान मालिक सुबोध कुमार वर्मा रोज की तरह अपनी ज्वेलरी की दुकान खोल रहे थे, तभी उन्होंने अज्ञात व्यक्ति जो आए उन्होंने उसका बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन तभी एक व्यक्ति असंतुलित होकर जमीन पर गिर पड़ा और छीनताई की कोशिश में नाकाम हो गए, लेकिन मौके से दोनों अज्ञात व्यक्ति फरार होने में सफल रहे। इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बाजार में जगह जगह लगे सीसीटीवी की मदद से उनकी फुटेज के मदद से उनके आधार पर बाइक सवार व्यक्तियों की पहचान करने में जुट गई। आगामी 30 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे क्रिकेट मैच को लेकर राजधानी रांची में भारतीय खिलाड़ियों का आगमन हुआ है। सुबह स्टार खिलाड़ी विराट कोहली भी रांची पहुंचे, जिनका बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर स्वागत करते हुए जेएससीए के उपाध्यक्ष संजय पांडे भी नजर आए। इससे पहले कल 4 तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा भी पहुंच चुके हैं। 28 नवंबर से दोनों ही टीम जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम के मैदान पर अभ्यास करेगी, जिसे लेकर स्टेडियम परिसर में फिलहाल तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को होने वाले वन मैच को लेकर रांची में जेएससीए स्टेडियम के बाहर पिछले 2 दिनों से लगातार लंबी कतार में टिकट खरीदने आए क्रिकेट प्रेमियों की भारी संख्या भीड़ देखने को मिली है, जहां एपीएन न्यूज की टीम ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। 30 नवंबर की तारीख को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो वनडे क्रिकेट मैच का आयोजन होने वाला है, इसे लेकर राजधानी रांची स्थित जेएससीए स्टेडियम के बाहर टिकट का वितरण किया जा रहा है। आज दूसरा दिन है और टिकट काउंटर के बाहर से लेकर दूर दूर तक हम आपको नजारा दिखाएंगे। यहाँ पर हजारों की संख्या में, या यूं कह लीजिए कि ये हजारों की संख्या कुछ देर में लाखों की संख्या में भी तब्दील हो सकती है। जिस तरीके की भीड़ नजर आ रही है टिकट को लेकर, जो क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ है, ना सिर्फ युवा बल्कि महिलाएं से लेकर कई लड़कियां हजारों की संख्या में, ना सिर्फ यहाँ शहर बल्कि रांची बल्कि राज्य ही नहीं प्रदेश से भी, कई और राज्यों से भी लगातार लोगों
की भीड़ यहाँ नजर आ रही है। हम आपको सीधा नजारा दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ भीड़ जो आप देख सकते हैं, ये भीड़ आपको क्रिकेट प्रेमियों की नजर आ रही है, जो कि सुबह से ही टिकट के लिए लगातार खड़े नजर आ रहे हैं। तपती धूप में भी क्रिकेट को लेकर इनका प्रेम आप देख सकते हैं। ये जो क्रिकेट को लेकर आशिकी है, ये आपको इस नजारे को देखकर नजर आ रहा होगा। यकीनन दूर दूर तक अगर आप देख रहे होंगे तो चारों ही तरफ लोगों की ये जो भीड़ है, ये इस बात को साबित करती है कि इस बार 30 नवंबर की तारीख को जो क्रिकेट मैच होने वाला है, ये क्रिकेट मैच वाकई में कितना ज्यादा मायने रखता है। आइए कुछ लोग से हम जानेंगे क्या कहना है उनका। यहाँ आप भीड़ देख सकते हैं, क्या कहना है आपका, कहाँ से आए हैं आप यहाँ? Just right now I came from Bihar, and we are very excited for the match. टिकट मिल गई या फिर We टिकट did नहीं not है? get the ticket. We have been here for last 10 days. 10 दिन 10 दिन से क्या कर रहे थे जब कल से टिकट वितरण हो रहा था? दोस्त भी लोग आया था तो उनसे मिलना भी था। अभी हम 4 बजे यहाँ आए हैं, 4 बजे से वहाँ से ये वाला कुंभ है ना, यहाँ से यहाँ तक अभी तक आए हैं। तो सुबह 4 बजे से आई हुई है? यस मैम, अकेली आई हैं? यस मैम। क्या करती हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टिकट काउंटर है। एक तरफ महिलाओं की यहाँ पर भीड़ है, दूसरी तरफ पुरुष की भीड़ है। यहाँ पर टिकट का जो ये वितरण है, जिस तरीके से टिकट मिल रही है, उसकी भी जानकारी दी गई है। ना सिर्फ झारखंड बल्कि कई राज्यों से लोग यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। आज की बात बताना चाहेंगे हम आपको, तो अभी तक फिलहाल सभी क्रिकेटर्स नहीं पहुंचे हैं, लेकिन लगातार जो है इंडियन क्रिकेटर्स और साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर्स पहुंच रहे हैं। जेसीए स्टेडियम में भी एंट्री हो रही। विराट कोहली, रोहित शर्मा की अभी तक एंट्री हो चुकी है। यहाँ रांची में और भी क्रिकेटर्स आ रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे 28 तारीख से प्रैक्टिस मैच की शुरुआत होगी और 30 नवंबर की तारीख को ये वनडे मैच होगा, जिसके लिए लगातार जेसीए में भी अंदर पूरी तैयारी की जा रही है। फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति रांची से, नमस्कार। बस्तर ब्लॉक के मदोता 2 खैरगुड़ा में शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ डीएमएफ मद और मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत बनाए जा रहे 2 स्कूल भवन सालों से अधूरे पड़े हैं। भवन अब खंडर में बदल चुके हैं। जगह जगह झाड़ियां, कीट मकोड़े का खतरा और बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ने की मजबूरी। क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार का साफ उदाहरण? छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 का असर एक बार फिर दिखाई दिया है। 20 लाख रुपए के इनामी नक्सली दंपत्ति ने बकरकटा थाना पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। दंपत्ति लंबे समय से एमएमसी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ माओवादी नेटवर्क से जुड़े थे। आत्मसमर्पण करने वाला नक्सली धनुष तेलाम उर्फ मुन्ना 25 वर्ष बताए जा रहे हैं। पिता गोविंद निवासी पेंटा जिला बीजापुर से बताए जा रहे हैं, जो वर्ष 2020 से संगठन में सक्रिय था। उसकी पत्नी रोनी इलियासतुले माडवी उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम गोरनम जिला बीजापुर वर्ष 2017 से नक्सल संगठन से जुड़ी थी। दोनों की शादी 8 जुलाई 2025 को हुई थी। दोनों पर 10-10 लाख रुपए कुल 20 लाख रुपए का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए एग्रीस्टेक पंजीयन और कैरी फॉरवर्ड जैसी तकनीकी समस्याएं बड़ी मुश्किल बन गई हैं। पंजीयन नहीं हो पाने से किसान सहकारी समिति, तहसील कार्यालय और पटवारियों के लगातार चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। बिना एग्रीस्टेक पंजीयन के इस बार धान बेचने के लिए टोकन भी जारी नहीं होगा, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है, जिसे लेकर किसान संघर्ष समिति के द्वारा 34 गांवों में बेलर बाहर क्षेत्र किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, जहां क्षेत्रीय विधायक जनक ध्रुव ने भी पहुंचकर किसानों के इस धरना प्रदर्शन को समर्थन दिया। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। नायब तहसीलदार कविता की मौत ने पूरे प्रशासनिक अमले को हिलाकर रख दिया है। तीसरी मंजिल से गिरकर हुई है उनकी मौत। रहस्यमय मोड़ ले चुका है। क्या ये आत्महत्या है या किसी तरह का हादसा? फिलहाल सस्पेंस बरकरार है और पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि कविता अपने ही सरकारी निवास की तीसरी मंजिल की छत से नीचे गिर गई। गिरने के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिसर में अफरा तफरी मच गई और तुरंत उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना के बाद राजस्व परिसर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम, पुलिस व वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।
अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की। अमरावती के बडनेरा कॉम्प्लेक्स के पुराने इलाके में बुधवार आधी रात को हुई एक चौंकाने वाली घटना में ऋषिकेश कापेकर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आधी रात को हुए इस मामले में इलाके में बहुत तनाव का माहौल बन गया था और लोगों ने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया था। इस घटना के बाद लोगों ने हत्या के सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया है और सख्त कार्यवाही की मांग की है। इससे पहले बीजेपी नेता शिवराय कुलकर्णी ने बहरीन आए कुछ संदिग्ध युवकों की सामूहिक हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने कहा कि उन्हें आरोपियों के खिलाफ स्वतंत्र जांच शुरू करनी चाहिए। नवी मुंबई में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खारघर पुलिस ने 100 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है, जिनमें 70 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। प्राथमिक तपास में सामने आया है कि अधिकांश के आधार कार्ड बांग्लादेश के होने की जानकारी मिली है। नवी मुंबई में रहने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। कई लोगों के पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिलने की जानकारी भी सामने आ रही है। खारघर पुलिस सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।